सो कल हम मीनिंग ऑफ कैश पे थे। म्यूट हटवा। कल हम मीनिंग ऑफ कैश पे थे। तो कैश और चेक्स एंड ड्राफ्ट्स, इसका मीनिंग हमने डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट है कैश के अंदर डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स? सर जितना हमारा पैसा हमारे बैंक के अकाउंट्स में पड़ा होता है वो। बिल्कुल, जो पैसा हमारा बैंक अकाउंट में जमा है, जो हमारा पैसा बैंक में जमा है, उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। जो भी आपने जैसे पार्टनरशिप अकाउंट्स पढ़े, वहाँ पे बैलेंस शीट में एक तो कैश आता है, एक बैंक लिखा हुआ आता है असेट साइड में। तो जो बैंक है वो बेसिकली डिमांड डिपॉजिट विद बैंक आपका है। बैंक बैलेंस, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, वो सारा आपका यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड लिखा हुआ है यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ? डिमांड डिपॉजिट से क्या मतलब हुआ? डिपॉजिट भी लिख सकते थे इस पे, डिमांड क्यों लिखा है? डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट्स विद बैंक लिखा जा सकता है, डिमांड वर्ड लिखने की कहाँ ज़रूरत है? सर वो कभी भी डिमांड कर सकते हैं इंटरेस्ट। कौन कभी भी डिमांड कर सकता है? बैंक। बैंक। हमने अपना पैसा वहाँ जमा करा है तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा। सर यस कंज्यूमर सर। जो पैसे सर जो कंज्यूमर जो होते हैं बैंक नहीं, सर जो कस्टमर होते हैं बैंक के वो कभी भी निकाल सकते हैं पैसे। कभी भी पैसे को यस। निकाल सकते हैं। सो जैसे मान लीजिए कि रिम्मी ने अपने पैसे बैंक में जमा कराए। पहली बात तो रिम्मी की, अगर हम अपना पैसा बैंक में जमा कराते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा नहीं, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। जो जना पैसा देता है हमेशा इंटरेस्ट उसको मिलता है। जो जना पैसा दे रहा है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको इनकम होएगी, उसको फ़ायदा होएगा। तो इंटरेस्ट, अगर मैंने पैसा बैंक में जमा करा है तो बैंक मेरे से इंटरेस्ट नहीं लेगा। मैंने तो मेरा पैसा उसको दिया है काम में लेने के लिए, वो मेरे से क्यों इंटरेस्ट लेगा? मैं लूँगा उससे इंटरेस्ट तो, क्योंकि मैंने अपना पैसा बैंक को दिया है। तो ये तो इंटरेस्ट की बात हुई। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब कि जब मैंने पैसा बैंक में जमा कराया तो जब मेरी इच्छा हो, जब मुझे ज़रूरत हो, मैं बैंक से पैसे वापस मांग सकता हूँ। तुरंत बैंक को मुझे देना पड़ेगा ये पैसा। बैंक ऐसे नहीं कह सकता नहीं नहीं कल आना कल आना, एक महीने बाद देंगे, एक साल बाद देंगे, ऐसे नहीं। अगर डिमांड डिपॉजिट है तो मुझे मेरा पैसा तुरंत मिलेगा। तुरंत कैसे मिलता है? बैंक में जाओ, पैसे विड्रॉ कर लो। आजकल एटीएम हो गए, आप एटीएम पे जाकर के एटीएम से पैसे निकाल के लाते हो, तो ये भी एक डिमांड डिपॉजिट में से आप पैसा निकाल रहे हो। एटीएम से आपने पैसा कभी भी, रात को दिन को, कभी भी आप निकाल सकते हो। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब यही है कि वेन एवर कस्टमर डिमांड्स, जो कस्टमर है जिसका पैसा है, कस्टमर मतलब बैंक का कस्टमर, जैसे हमने अपना पैसा जमा कराया, वेन एवर कस्टमर डिमांड्स मनी, बैंक इज़ ऑब्लाइज टू रिटर्न द मनी। बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो दो तरह की डिपॉजिट्स होती है। यहाँ पे इस बात का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, बट मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। दो तरह की डिपॉजिट्स होती है, एक होती है डिमांड डिपॉजिट्स और एक होती है आपकी टर्म डिपॉजिट्स। टर्म डिपॉजिट्स को हम फिक्स्ड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट यूजुअली होता है आपका सेविंग्स अकाउंट, इसको बोला जाता है सेविंग्स अकाउंट, इसको इधर लिख लेता है, और इनको यूजुअली बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो सेविंग अकाउंट में जो पैसे हमने जमा कराते हैं, बिजनेस वालों के लिए करंट अकाउंट होता है। जैसे अगर किसी कंपनी की बात करें तो कंपनी का करंट अकाउंट खुलता है। इंडिविजुअल्स का सेविंग अकाउंट होता है, कंपनीज का करंट अकाउंट होता है। ये दोनों डिमांड डिपॉजिट है। पैसे का ओनर जो है उसकी जब इच्छा हो जब पैसे को निकाल सकता है। लेकिन जो टर्म डिपॉजिट्स है, जो फिक्स डिपॉजिट्स है, ये एक फिक्स पीरियड के लिए होती है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, इस तरह से होती है। तो अगर मैंने अपना पैसा 2 ईयर्स की फिक्स डिपॉजिट में रखा है बैंक में,
2 ईयर्स के फिक्स डिपॉजिट में रखा है, 2 ईयर की टर्म डिपॉजिट्स में रखा है, तो मुझे वो पैसा 2 साल पूरे होने के बाद ही मिलेगा। उसके पहले मैं कितना भी डिमांड कर लूँ, मुझे ज़रूरत है ज़रूरत है ज़रूरत है, मुझे नहीं मिलेगा वो पैसा। वो इसीलिए इसको फिक्स्ड बोल दिया गया। ये ऑन डिमांड है और ये जो हमारा है ये फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो यहाँ पर जब हम कैश की जब हम बात कर रहे हैं तो हमें डिमांड डिपॉजिट की बात हो रही है, यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो कैश में क्या क्या आएगा? कैश हो गया आपका, चेक्स हो गए आपके पास, अगर किसी ने आपको चेक दिया है तो चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट अगर किसी ने आपको दिया है तो वो आ गया, डिमांड डिपॉजिट्स अगर है आपके बैंक में तो वो भी आपका कैश ही है एक तरह से, क्योंकि आप जब चाहो जब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? ये तो सब कैश है। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है? देखिए, कैश इक्विवेलेंट मतलब शॉर्ट टर्म। पहली बात शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब जिस दिन आपने पैसा रखा वहाँ से 3 महीने के अंदर, यहाँ पे अप टू 3 मंथ्स, वो 10 दिन भी हो सकता है, 20 दिन हो सकता है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 3 महीने तक की चीज़ को शॉर्ट टर्म बोला जाएगा इस कॉन्टेक्स्ट में। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। हाईली लिक्विड, लिक्विड मतलब फाइनेंस की परिभाषा में लिक्विड का मतलब क्या होता है? बताइए, व्हाट इज लिक्विडिटी? सब पैसे, जब जो चीज पैसे में कन्वर्ट हो जाए, जो चीज़ Yes, कैश में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विडिटी। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा कि आरबीआई अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, सीआरआर या एसएलआर जो भी है, उनसे लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है मार्केट में। मनी सप्लाई को बेसिकली कंट्रोल करता है, लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है मार्केट में। तो लिक्विडिटी मतलब कैश। फाइनेंस की भाषा में लिक्विडिटी मतलब कैश। वैसे पानी होता है लिक्विड, पर फाइनेंस की भाषा में लिक्विड मतलब कैश। तो कोई चीज़ जितना जल्दी कैश में कन्वर्ट करी जा सकती है वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड कहलाएगी, वो उतनी ही ज़्यादा लिक्विड कहलाएगी। जितना उसको कैश में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा उतना उस चीज़ को लेस लिक्विड बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए कैश है, कैश तो मेरे नोट जेब में ही है, तो पूरी तरह से लिक्विड ही है। मेरा पैसा बैंक में डिमांड डिपॉजिट में, मैं बैंक जाऊंगा निकाल लाऊंगा, तो वो हाईली लिक्विड है। कैश से थोड़ा कम लिक्विड है, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी मेरी जेब में कैश ही पड़ा है, लेकिन 1-2 घंटे में जाके मैं निकाल सकता हूँ, इट इज़ हाईली लिक्विड। डेटर्स हैं आपके, है ना? अगर डेटर्स आपके 15 दिन में, 20 दिन में पैसा मिलने वाला है उनसे, तो वो भी आपके लिक्विड हो गए। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में क्या होगा? पहले मैं बेचूंगा, पहले कस्टमर आएगा, फिर मैं उसको बेचूंगा, फिर वो कब पैसे ला करके देगा। तो इन्वेंट्री इज़ लेस लिक्विड, उसको कैश में कन्वर्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। मशीनरी है मेरे पास में, मशीन तो मैंने बेचने के लिए रखी नहीं है, मशीन तो प्रोडक्शन के लिए है, तो मशीन लिक्विड है ही नहीं। मशीन जो है वो मेरी लिक्विड है ही नहीं, क्योंकि उसको मैं कैश में कन्वर्ट करने का प्लानिंग ही नहीं है मेरा नियर फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे क्या? प्रॉपर्टी, हाँ जी, प्रॉपर्टी सर। हाँ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी भी बहुत लेस लिक्विड होता है। प्रॉपर्टी को बेचने यस के लिए सर। भी कहाँ खरीदार मिलेगा, कब उसको बेचोगे फिर पैसा मिलेगा, तो वो भी कम लिक्विड होती है। तो कैश इक्विवेलेंट में किस चीज़ की बात हो रही है? ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो कि 3 महीने तक के लिए किए गए हों, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने तक के लिए किए गए हों और हाईली लिक्विड है। हाईली लिक्विड है मतलब उनको कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान होना चाहिए, कैश में कन्वर्ट करना बहुत आसान होना चाहिए। सो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। रेडीली कन्वर्टेबल, तुरंत हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में? कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने कैश में कर सकते हैं वो भी पता होना चाहिए, इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश। तो ये कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन चल रही है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स रेडीली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट्स ऑफ कैश एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। जब भी मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है वो घटती बढ़ती रहती है। आप कुछ भी चीज़ खरीदोगे, इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, देखिए कहाँ कहाँ करते हैं, शेयर्स में करते हैं, डिबेंचर्स में करते हैं, प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हम करते हैं, कई सारे आपके इन्वेस्टमेंट के एरिया।
तो इन सब में जब हम करते हैं, इन सब की क्या होता है कि मार्केट वैल्यू जो होती है, मार्केट प्राइस जो होती है, वो रेगुलरली घटती बढ़ती रहती है। शेयर्स का तो आपको पता ही होगा, आपने सुना होगा कि इसकी वैल्यू घटती बढ़ती है। प्रॉपर्टी है, जिन घरों में आप लोग रहते हो, उन घरों की भी वैल्यू बाज़ार में कम या ज़्यादा होती रहती है, ये भी आप लोगों ने सुन रखा होगा। इसी तरह से और भी कई तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू घटती या बढ़ती रहती है। तो अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो 3 महीने तक के लिए हो और रेडीली कन्वर्टेबल हो नोन अमाउंट्स ऑफ कैश में, और उस पर कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, एंड सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। मतलब जो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू है, क्या वर्ड हमने यहाँ यूज़ किया, रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू मतलब उसकी, मैंने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 80,000 रह गया, तो ये वैल्यू चेंज हो गई, ये रिस्क हो गई है। तो रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू इज इन सिग्निफिकेंट, मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर रिस्क होनी चाहिए उसके अंदर। अगर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा घटती बढ़ती है, तो उसको फिर कैश इक्विवेलेंट में हम नहीं काउंट करेंगे। बहुत लेस रिस्क की चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को तो कैश इक्विवेलेंट में लेंगे ही नहीं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को तो हम कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेंगे, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू तो एक ही दिन में 20% गिर जाए, कोई पता नहीं पड़ता। फेसबुक कंपनी है, फेसबुक कंपनी के शेयर्स पीछे बहुत साल से बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे रिटर्न आ रहे हैं, वैल्यू बढ़ती जा रही है उनकी। इस साल लेकिन 25% उनकी वैल्यू डाउन हो गई। फेसबुक का आजकल नाम मेटा है, तो इस साल उनकी इन्वेस्टमेंट्स शेयर्स की वैल्यू 25% ड्रॉप कर गई है। और इस साल में भी पिछले 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा ड्रॉप उसके अंदर आया है। तो शेयर्स को हम इसमें नहीं लेते कैश इक्विवेलेंट में। ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसके अंदर नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ चेंज इन मार्केट प्राइस की, मार्केट प्राइस में बदलाव की रिस्क बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को कैश इक्विवेलेंट बोला जाता है। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इस चीज़ का कोई ख़ास यूज़ नहीं है। ओनली थिंग इज, जब थ्योरी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, प्लस नॉलेज के लिए, दो चीज़ के लिए ज़रूरी है। न्यूमेरिकल में इसका कोई काम आपको नहीं आएगा। तो कैश इक्विवेलेंट बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर कोई पूछे भाई कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स है, 3 महीने तक के आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, और उनकी मार्केट वैल्यू चेंज होने की रिस्क बहुत कम है। आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो, ऐसा कैसा लिखना ज़रूरी नहीं है। तो कैश हमने समझा, कैश इक्विवेलेंट हमने समझा। तो कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या चीज़ आ जाएगी, देखिए जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3 महीने तक का अगर हमने किया है तो वो आ जाएगा यहाँ पे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी इसको बोलते हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक, देखो डिमांड डिपॉजिट तो कैश में चला गया, डिमांड डिपॉजिट कैश में चला गया। उसके अलावा जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, दूसरा मैंने आपको जो टर्म डिपॉजिट बताया, ये टर्म डिपॉजिट सिर्फ 1 साल के नहीं होते, ये 7 दिन से स्टार्ट होते हैं। 7 डेज़ का भी आप कर सकते हो, 14 डेज़ का भी कर सकते हो, 1 मंथ का भी आप कर सकते हो। तो अगर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है तो बैंक में, तो वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा कैश इक्विवेलेंट में। ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो होती है वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करोगे तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। कमर्शियल पेपर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर्स इफ़ रिडीमेबल विद इन 3 months ऑफ परचेज। इक्विटी शेयर्स आर एक्सक्लूडेड, ये मैंने आपको बता दिया। इक्विटी शेयर्स को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशन इन वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं होती वैल्यू फ्लक्चुएट। अगर 3 महीने के अंदर रिडीमेबल है तो वो भी यहाँ काउंट हो जाएगा। तो ये 4-5 आइटम है जो कि कैश इक्विवेलेंट के इन्वेस्टमेंट्स में गिने जाते हैं। ओके, तो ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का मीनिंग हमें समझ आ गया। एक्सक्लूजन्स भी कर लेते हैं, चलिए। अब देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो हमें 2 चीज़ रिकॉर्ड करनी, कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लो। 2 चीज़ हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करनी, कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो।
ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे कैश इनफ्लो हो रहा है वो इनफ्लो में आएगा, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे आउटफ्लो हो रहा है वो कैश आउटफ्लो में आएगा। कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिनसे ना तो कैश इनफ्लो होता है ना कैश आउटफ्लो होता है, उनसे सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट में बदलाव होता है। फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, अब इससे इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ? कैश डिपॉजिटेड इन, आउटफ्लो। आउटफ्लो कैसे हुआ? आउटफ्लो। पैसा मेरे बैंक में जाके जमा हो गया, बैंक भी तो कैश में ही गिना जाता है। इनफ्लो। इनफ्लो। इनफ्लो कैसे हुआ? सर मे- कुछ कोई नहीं डिफरेंस हुआ। नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। तो बेसिकली ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट में ही घटबड़ हो रही है। कैश कैश इक्विवेलेंट में हमने क्या क्या लिया? कैश, चेक, ड्राफ्ट, यहाँ लिख दिया ड्राफ्ट, डिमांड डिपॉजिट्स और हमारे बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना? तो ये चेक और ड्राफ्ट इनको सबको हटा के हम बैंक ही लिख लेते हैं। बैंक और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये बेसिकली कैश कैश इक्विवेलेंट में तीन चीज़ हो गई आपकी। अब कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, कैश कम हुआ बिल्कुल, बैंक बढ़ गया। तो टोटल मान लीजिए अगर मेरे पास में कैश कैश इक्विवेलेंट, कैश 1,000 था, बैंक 2,000 था, ये 3,000 था, टोटल कैश कैश इक्विवेलेंट मेरे पास में 6,000 के थे। अब अगर मैं कैश बैंक में जमा कराऊंगा 100 रुपये का, तो कैश मेरे पास 900 का रह गया, यहाँ 100 रुपये जमा हो गए तो ये 2,100 हो गया, ये 3,000 का 3,000 रह गया। तो टोटल कैश कैश इक्विवेलेंट मेरे पास अभी भी 6,000 ही है। तो कैश कैश इक्विवेलेंट के अंदर ना तो इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन जो इनमें ही आपस में घटते बढ़ते हैं उनको हम कैश फ्लो में नहीं लेते। जैसे मान लीजिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको मैंने बेच दिया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सोल्ड, तो जब मैं इसको इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा मुझे पैसा मिलेगा मेरे बैंक में, बैंक अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट बिक गया, इन्वेस्टमेंट कम हो गए, बैंक बढ़ गया मेरा, लेकिन टोटल कैश कैश इक्विवेलेंट तो मेरे जितने थे उतने ही रहे। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में कंसिडर नहीं करते हैं। तो एक्सक्लूजन्स, एक्सक्लूड्स मूवमेंट्स, excludes movements between items that constitute cash and cash equivalent। ऐसे आइटम जिन जो कि कैश कैश इक्विवेलेंट की आपस की मूवमेंट है उनको फिर हम कैश फ्लो में नहीं लेते हैं। इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं? इफ़ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स, जो डेबिट जो चीज़ हो रही है, क्रेडिट जो चीज़ हो रही है, वो दोनों ही चीज़ या तो कैश कैश इक्विवेलेंट में से कुछ है, तो देन सच ट्रांजेक्शन्स आर नॉट कंसिडर्ड। डेबिट क्रेडिट से हम समझ लेते हैं। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कैश कैश इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा कैश फ्लो में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट सोल्ड शॉर्ट टर्म, तो बैंक पैसा मुझे बैंक में मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट असेट था वो चला गया, तो टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। तो डेबिट क्रेडिट दोनों कैश कैश इक्विवेलेंट का है, ये भी एक्सक्लूड हो जाएगा। आपने पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट खरीदे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट परचेज किए, तो असेट इंक्रीज हो गई, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पैसा मेरे पास से चला गया बैंक में से टू बैंक अकाउंट। तो दोनों ही डेबिट और क्रेडिट जो है वो कैश कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, इसलिए ये भी हमारा ट्रांजैक्शन कंसिडर नहीं होगा। यही बात यहाँ लिखी गई है, इफ़ बोथ डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स आर ईदर कैश और कैश इक्विवेलेंट देन सच ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर वो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, सेल ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ये ट्रांजैक्शंस कैश फ्लो में नहीं आएंगे क्योंकि इनसे कैश का फ्लो हो ही नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये हमने कैश फ्लो का मतलब जान लिया, कैश कैश इक्विवेलेंट का मतलब जान लिया। यहाँ पर हमने शुरू में बात करी थी कि कैश फ्लो बनाते वक्त जितने भी ट्रांजैक्शंस है
उन सबको 3 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 हिस्सों के अंदर हम बांटेंगे ताकि हमें एनालिसिस करने में अच्छा रहे। तो अब इनका मीनिंग समझते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, 3 तरह की एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे हो गई: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब तो ऑपरेट कर रहे हो, अब जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो, तो उस बिजनेस से रिलेटेड अगर आपने कुछ काम किया तो वो सारे ट्रांजैक्शन आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगे, वो सारे ट्रांजैक्शंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब जो आपके पास में पैसा है, उस पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट किया कहीं पे तो दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब फाइनेंस करना। फाइनेंस करना वर्ड आप लोगों ने आम जीवन में कभी यूज़ किया? व्हाट इज़ फाइनेंसिंग? फाइनेंस करने का क्या मतलब हुआ? सर किसी को पैसे देना। किसी फंड को प्रोवाइड पैसे देना, करना। फंड्स प्रोवाइड नो करना। सर, ओके, बिजनेस करने बिजनेस करने पे, जो पैसा यूज होता है तो बिजनेस करने पे जो फाइनेंस के पैसा, हेल्प से हम सर किसी को फाइनेंस के हेल्प से हम पैसे को कलेक्ट। वाणी आप कंप्लीट करिए एक बारी, आप क्या बोल रहे हैं? sir financing someone basically means providing the funds that are needed by them to carry out their business. ओके, प्रोवाइडिंग द फंड्स टू समवन फॉर कैरिंग आउट द बिजनेस। अब रिमी आप बोलो, आप क्या बोल रहे थे? सर सेम। सेम बोल रहे थे आप, तो कुछ और बोल रहे थे, पैसा लूज हो सर जाएगा। वही तो फंड्स प्रोवाइड करती है ओके, अच्छा मान लो कि इसके लिए। रिम्मी को कैंटीन में जाके समोसा खाना है, ठीक है ना? रिम्मी को कैंटीन में जाके या कई बार, इसका चलो एग्जांपल है मैं, कई बार ऐसा नहीं होता कि सारे आप लोग 7-8 दोस्त होते हो, आप लोग 7-8 दोस्त होते हो, सब करते हो कि भाई चलो आज पार्टी करेंगे, फिर एक जना बोलता है फाइनेंस कौन करेगा? ऐसा हुआ कभी डिस्कशन? एक जनरल आम भाषा में बोला जाता है फाइनेंस कौन करेगा, मतलब पैसा कौन देगा उसका। सब पार्टी तो कर लेंगे 10 फ्रेंड्स मिल करके, पैसा कौन देगा उसका? हु विल फाइनेंस इट? तो फाइनेंस मतलब किसी भी काम को करने के लिए पैसा प्रोवाइड करना, इज कॉल्ड फाइनेंसिंग। आपको गाड़ी खरीदनी है, फाइनेंस करवानी पड़ेगी। ये सब आम जीवन में ये सब बात लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। अभी आप थोड़ा और बड़े हो जाओगे तो ये सब लैंग्वेज आप लोग ज़्यादा सुनने लगोगे। गाड़ी खरीदनी है, फाइनेंस कहाँ से करवाऊँ? घर खरीदना है, फाइनेंस कहाँ से करवाऊँ? बिज़नेस चालू करना है, फाइनेंस कहाँ से करवाऊँ? पार्टी देनी है दोस्तों को, पापा फाइनेंस करेंगे, मम्मी फाइनेंस करेगी, दोस्त फाइनेंस करेगा। तो फाइनेंस मतलब फंड्स प्रोवाइड करना, पैसा प्रोवाइड करना किसी को भी। बिजनेस, अब यहाँ बिजनेस की बात हो रही है तो हमारे अकाउंट्स के अंदर, तो बिजनेस को चलाने के लिए पैसा प्रोवाइड करना, वो फाइनेंसिंग होता है। अब इतना सारा हमने अकाउंट्स पढ़ लिया, क्या कोई ऐसा ट्रांजैक्शन आपको याद है जो फाइनेंसिंग में गिना जाए? Loan from partner. लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर टू पार्टनरशिप फर्म। ओके ठीक है, पार्टनर ने फर्म को पैसा दिया, बिजनेस चलाने के लिए दिया, फाइनेंसिंग है। ठीक है, और क्या हो सकता है? परचेज ऑफ शेयर। क्या चीज़? Sir, रिपीट। issuing shares and debentures. इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। देखो इशू ऑफ शेयर बिल्कुल ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इसको अलग लिख लेते हैं, इशू ऑफ, क्योंकि जब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ तो मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए पैसा मिल रहा है, कंपनी को पैसा मिल रहा है। डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए पैसा मिल रहा है। परचेज ऑफ शेयर अलग चीज़ है, परचेज ऑफ शेयर्स अलग चीज़ है। क्या डिफरेंस होगा इशू ऑफ शेयर और परचेज ऑफ शेयर में?
Sir, purchase of share में we are spending our money and investing our money, and issue में we are getting the funds. तो इशू ऑफ शेयर में तो हमें पैसा मिल रहा है, इट इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. परचेज ऑफ शेयर में हम अपने पैसे से किसी और कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं. हम अपने पैसे से किसी और कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं. इशू ऑफ शेयर में हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं किसी को. परचेज ऑफ शेयर में हम अपने पैसे से किसी और कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं. तो ये परचेज ऑफ शेयर जो है ये इन्वेस्टिंग में आ जाएगा. परचेज ऑफ शेयर्स क्या होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी. इशू ऑफ शेयर्स आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, आपको पैसा मिल रहा है, डिबेंचर से पैसा मिल रहा है. परचेज ऑफ शेयर, अगर मैंने किसी और कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए. परचेज ऑफ डिबेंचर्स, अगर मैंने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स परचेज़ किए तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है. रिमी को समझ आया? परचेज ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स. Yes, sir. ओके. और क्या क्या हो सकता है फाइनेंसिंग का तरीका? सब बैंक से लोन लेना. लोन टेकन फ्रॉम बैंक. लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये भी हमारा एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. अच्छा, अब देखिए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक इनफ्लो है या आउटफ्लो है? Inflow. इनफ्लो है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों चीज़ आती है ना. जितने भी आपने एग्जांपल्स दिए ये सब इनफ्लो हैं. ये इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है. अब जब हम इसका पैसा वापस चुकाएंगे, जैसे लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक को वापस भी तो चुकाएंगे, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी लेकिन आउटफ्लो होगी. लोन रीपेड टू बैंक, ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है लेकिन ये आउटफ्लो है. तो यूजुअली हमारा ध्यान इसी पे रहता है, भाई पैसा जहाँ से आ रहा है तो वो इन फाइनेंसिंग है. आ रहा है दैट इज़ फाइनेंसिंग, बात ठीक है. लेकिन जब उसी जने को वापस लौटा रहे हो पैसा तो भी वो फाइनेंसिंग है, पर वो आउटफ्लो हो जाएगा. तो दिस इज़ आउटफ्लो. डिबेंचर इशू किए, इसका अगर आउटफ्लो होएगा, इसका आउटफ्लो क्या होगा? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. डिबेंचर्स का हम रिडेम्पशन कर देंगे तो वो आउटफ्लो है. डिबेंचर का आप रीपेमेंट कर रहे हो. किसी दिन अगर आप शेयर्स का पैसा वापस लौटाओगे तो वो आउटफ्लो होगा उस दिन. रीपेमेंट ऑफ शेयर्स अगर करते हो, वैसे शेयर्स का होता नहीं. मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स का तो रिडेम्पशन होता ही है. रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आपका आउटफ्लो में चला जाएगा. ये पार्टनर को लोन रिटर्न किया, लोन रीपेड टू पार्टनर, तो ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है लेकिन ये आउटफ्लो है. तो हर एक एक्टिविटी में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ इनफ्लो पे फोकस नहीं करना. फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो एंड टू एंड ये फाइनेंसिंग ही रहेगी. जब पैसा लिया तो इनफ्लो है, लौटाया तो आउटफ्लो है. अब जैसे मान लीजिए लोन टेकन फ्रॉम बैंक, जब मैंने बैंक से लोन लिया, इस पे मैं इंटरेस्ट पे करूँगा. अगर मैंने पैसा लिया है तो आई हैव टू पे इंटरेस्ट टू बैंक ऑन लोन. तो ये इंटरेस्ट का पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है. तो इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, कैसा भी तरह का खर्चा हो, कैसा भी तरह की इनकम हो, वो फाइनेंसिंग है तो फाइनेंसिंग ही रहेगी. जैसे इंटरेस्ट पे किया बैंक को लोन पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. मान लो कि बैंक से लोन लेते वक्त मुझे कुछ वकील को, एडवोकेट को कुछ पैसा देना पड़ा, एक्सपेंसेस फॉर टेकिंग लोन, एक्सपेंसेस फॉर टेकिंग लोन, ये भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा. यहाँ दोनों पैसा जा रहा है तो ये आउटफ्लो होगा. तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे बात ध्यान रखनी है. फाइनेंसिंग से इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू किए, शेयर के ऊपर हम क्या देते हैं? डिविडेंड हम पे करते हैं. तो डिविडेंड भी आपका क्या होगा यहाँ पे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा. प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड दिया, वो भी आपका यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा. तो ये आपको ध्यान रखना है. फाइनेंसिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा मिल रहा है. पैसा मिल रहा है तो भी फाइनेंसिंग है, वो पैसा जा रहा है तब भी फाइनेंसिंग है, और उस से रिलेटेड अगर कुछ खर्चा हमने किया, इंटरेस्ट वगैरह पे किया, डिविडेंड पे किया, तो वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा. इसको यहाँ से भी हम एक बार कर लेते हैं.
देखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, activities that result into change in size and composition of owners capital equity and preference and borrowings। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, इसको छोड़ दीजिए, मीनिंग आपको बेसिकली समझ में आ गया कि पैसा आपको मिल रहा है, दैट इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इतनी डिफिकल्ट सी डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। इनफ्लो आउटफ्लो कुछ एग्जांपल्स दिए गए, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ बॉन्ड्स, ये हमने डिस्कस कर लिया। रिसिप्ट्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो लोन की हमने बात करी, अगर मैंने कहीं से पैसा बोरो किया है तो चाहे शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो चाहे लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो, दोनों ही चीज़ें कैश इनफ्लो है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी। तो लंबे टाइम के लिए छोटे टाइम के लिए उसमें फाइनेंसिंग वाली चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोरोइंग्स थ्रू ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट भी एक तरह का बैंक से लोन है। कैश क्रेडिट, ये भी एक तरह से बैंक का लोन ही होता है। अलग अलग तरह के लोन्स हैं, सब बैंक से लोन लिए हुए हैं, तो ये सारा इनफ्लो है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आउटफ्लो, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, हमने पैसा लौटा दिया वापस। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स को कंपनी ने खुद खरीद लिया, ये आपके सिलेबस में नहीं है ट्रांजैक्शन, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन, ये वाले जो सारे लोन हमने लिए थे, इन सारे लोन्स का हमने यहाँ रीपेमेंट कर दिया, तो ये भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी हमने डिस्कस किया, डिविडेंड पेमेंट भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया, लोन पे इंटरेस्ट पे किया, दिस इज़ ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट का रीपेमेंट किया, ये भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इनकम टैक्स को अभी छोड़ देते हैं, बस ये आपको मोटा मोटा यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या हुआ। शेयर्स इशू किए, डिबेंचर्स इशू किए, बैंक से लोन लिया, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ये आपके सारे इनफ्लो हो गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी के। शेयर्स का रिडेम्पशन किया, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किया, लोन का रीपेमेंट किया, ये आउटफ्लो हो गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले। लोन पे इंटरेस्ट दिया, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे किया, तो वो आपका आउटफ्लो हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। ये बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये सब ट्रांजैक्शंस हैं, ये सब हमारे अलग अलग चैप्टर्स में आते रहते हैं, हम उनको सिर्फ एनालिसिस के लिए एक अलग तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, कोई नया ट्रांजैक्शन या रिकॉर्ड नहीं कर रहे हम, ये आपको समझना है। इशू ऑफ शेयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम सिर्फ एनालिसिस के लिए उस ट्रांजैक्शन को उस फॉर्मेट में डालेंगे हम, यहाँ कोई नया ट्रांजैक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ एनालिसिस हो रहा है जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं उनका। इशू ऑफ शेयर में यहाँ कोई जर्नल एंट्री नहीं डालनी है, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, वो सब चीज़ यहाँ पे नहीं डालनी है। यहाँ सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रीक्लासीफाई किया जा रहा है ताकि कैश पे उसका इम्पैक्ट हम स्टडी कर सकें। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। चलिए, कोई डाउट आपको, कोई तरह का ट्रांजैक्शन जिसमें आपको कन्फ्यूज़न है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा या नहीं आएगा, तो यू कैन आस्क, फिर हम इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। चलिए, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे आ जाते हैं। जो पैसा मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी से इकट्ठा किया, बिज़नेस कहाँ से शुरू होता है, पहले पैसा इकट्ठा करते हैं हम, पहले हम पैसा इकट्ठा करते हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, सबसे पहला काम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता है। जो पैसा मैंने अरेंज किया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब उस पैसे को मैं अपने बिज़नेस में या बाहर इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा, तो वो मेरे यहाँ पर इन्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। इनको हम अभी नीचे रखते हैं। सबसे पहले कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, जब आपने बिज़नेस शुरू कर लिया, फाइनेंसिंग आपको मिल गई, पैसा मिल गया, अब सबसे पहले आप उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करते हो? सर न्यू एसेट्स परचेज करने में। न्यू एसेट्स हम परचेज करते हैं, तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जितने भी एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स जो आपके हैं, इनको परचेज कर रहे हो, दिस इज़ योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
क्योंकि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट में पैसा बाहर जा रहा है और इधर भी एक आउटफ्लो है बैठा हुआ है। तो कई बार क्या करते हैं, हम उसको फाइनेंसिंग में डाल देते हैं, पर कंफ्यूज नहीं करना है। वो फाइनेंसिंग पैसा लौटाया जा रहा है आउटफ्लो में। दिस इज़, और ये भी आउटफ्लो है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज़ एन आउटफ्लो, लेकिन इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ये आउटफ्लो है। फिक्स्ड एसेट्स जितने भी असेट्स होते हैं वो सब चीज़ हो गई। इसका उल्टा भी हो सकता है भाई, किसी दिन मैं असेट को बेचता भी तो हूँ, मशीनरी सोल्ड या फिर बिल्डिंग सोल्ड, तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, लेकिन ये इनफ्लो हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा लेकिन ये मेरा इनफ्लो हो जाएगा। अब मैंने अपने बिजनेस के साथ साथ किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, परचेज ऑफ शेयर्स, परचेज ऑफ डिवेंचर्स, तो ये मेरा आउटफ्लो है। कैश पे ध्यान देना है। देखो, शेयर खरीद रहे हैं तो अगर आपने शेयर पे ध्यान दे दिया तो आपको इनफ्लो लगेगा। पैसे पे ध्यान देना, पैसे का क्या हो रहा है, तो पैसा यहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है बट इट इज़ एन आउटफ्लो। अब मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो इस पे मुझे डिविडेंड मिलेगा, इस पे मुझे डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड रिसीव, क्योंकि इसी से रिलेटेड तो इन्वेस्टिंग ही होगा, बट इट विल बी इनफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इनफ्लो। लोन गिवन, मैंने किसी को लोन दिया, ये भी मेरे लिए एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये मेरा आउटफ्लो है। इस इंटरेस्ट पे मुझे इस लोन पे मुझे इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, तो ये भी इन्वेस्टिंग ही है लेकिन ये इनफ्लो है। तो एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंड टू एंड, चाहे कोई खर्चा हो चाहे इनकम हो, तो वो भी हमारा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में ही आता है। उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, सब कुछ आपकी उसी के अंदर आएगी। जैसे हम शेयर्स इशू करते हैं, शेयर्स इशू करते टाइम हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन की भी हमने एंट्रीज डाली थी। तो शेयर इशू करने से रिलेटेड खर्चा है, तो वो अंडर राइटिंग कमीशन भी मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा एंड इट विल बी एन आउटफ्लो। ये इन्वेस्टिंग हो गया। अब हम इसको इन्वेस्टिंग को यहाँ से रीड कर लेते हैं। देखिए, एक्विजिशन मतलब खरीदना, एंड डिस्पोजल मतलब बेचना। एक्विजिशन में आउटफ्लो होएगा, डिस्पोजल में आपका इनफ्लो होएगा कैश का। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स। अगर 3 महीने तक का कोई इन्वेस्टमेंट मैंने किया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर मैंने किया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा होता है, अप टू 3 मंथ्स वाला, इसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बुक्स में लिखा हुआ होता है। तो ये तो कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। यहाँ भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टिंग है, लेकिन इसको हम कैश इक्विवेलेंट में गिनते हैं, तो इसको आप इन्वेस्टिंग में नहीं लोगे। इस कारण से यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्ड यूज़ किया गया है ना। बट आप लॉन्ग टर्म का मतलब यही समझो कि 3 महीने से ऊपर इज़ लॉन्ग टर्म हेयर। जो चीज़ कैश इक्विवेलेंट में नहीं आ रही, मतलब वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। इनफ्लो में देखते हैं, देखिए पहले आउटफ्लो देखते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इनटेंजिबल एसेट्स। तो सिर्फ मशीन की बात नहीं है, आपने कोई पेटेंट्स परचेज़ किए, कॉपीराइट परचेज़ किया, इंटेंजिबल एसेट्स सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, तो ये सब भी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, सारे आउटफ्लोज हैं। इनको बेचोगे तो इनफ्लो हो जाएगा। सो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इनटेंजिबल एसेट्स। परचेज ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एट्सेट्रा फॉर इन्वेस्टमेंट। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आपने खरीदे इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉन मार्केटेबल है, मतलब शॉर्ट टर्म वाले नहीं है ये। मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा होता है तो शॉर्ट टर्म हो जाती है, नॉन मार्केटेबल है मतलब ये शॉर्ट टर्म नहीं है।
इन शेयर्स वगैरह को ख़रीदने के लिए अगर मैंने कुछ ब्रोकरेज पे करी है तो वो भी आएगा, क्योंकि जैसा हमने बताया कोई भी ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड सब चीज़ उसी एक्टिविटी का पार्ट होगी। तो ब्रोकरेज पेड टू परचेज सिक्योरिटीज़ ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। लोन्स गिवन टू थर्ड पार्टीज़, किसी को मैंने लोन दिया, मैंने किसी को लोन दिया तो वो मेरा कैश आउटफ्लो है। ये फाइनेंस कंपनी अभी आप छोड़िए, इसको हम बाद में समझेंगे। लोन्स गिवन, मैंने पैसा दिया किसी को तो वो मेरे लिए आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग है। अगर किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे इनकम टैक्स पे किया जा रहा है, अगर किसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे इनकम टैक्स पे किया जा रहा है तो वो भी मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, क्योंकि उस एक्टिविटी से रिलेटेड सब चीज़ उसी एक्टिविटी में आनी चाहिए। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड इनकम टैक्स है तो इन्वेस्टिंग में आएगा, फाइनेंसिंग से रिलेटेड है तो फाइनेंसिंग में आएगा, ऑपरेटिंग से रिलेटेड इनकम टैक्स है तो ऑपरेटिंग में आएगा। ये आउटफ्लोज हो गए। अब आइए इनफ्लो की बात। रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स को बेचूंगा, मुझे पैसा मिलेगा, इट इज़ एन इनफ्लो। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़, जो ये सब सिक्योरिटी शेयर डिबेंचर मैंने खरीदे थे इनको मैंने बेचा तो मुझे पैसा मिला, तो कैश इनफ्लो हो रहा है। जो मैंने किसी को लोन दिया था उस लोन को उसने वापस चुका दिया मुझे, तो मुझे वापस मिल गया मेरा पैसा, देयर इज़ कैश इनफ्लो। तो रीपेमेंट रिसीव्ड फॉर लोन्स, रीपेमेंट रिसीव्ड फॉर लोन्स। डिविडेंड रिसीव्ड, अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया था उस पर मुझे डिविडेंड मिला तो इट इज़ एन इनफ्लो और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी थी, मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो मेरे लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उस प्रॉपर्टी पे अगर मुझे किराया मिल रहा है, रेंट मिल रहा है तो इट इज़ एन इनफ्लो और वो भी इन्वेस्टिंग का ही पार्ट होगा। रेंट रिसीव्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रेंट रिसीव्ड है जनरली, मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे कोई भी हो, हर एक जने के लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। चलिए, इन्वेस्टिंग में किसी को डाउट कुछ? नो सर। श्रेया को समझ आ रहा है सब चीज़? यस सर। ओके, सो इन्वेस्टिंग हमें समझ आ गया, फाइनेंसिंग हमें समझ आ गया। अब पैसा हमने यहाँ पर पहले तो फाइनेंस करा लिया, अब उस पैसे को इन्वेस्ट कर लिया हमने बिजनेस में, असेट्स वसेट्स खरीद लिए, सब हमारा बिजनेस रेडी हो गया, दुकान खुल गई, मुहूर्त कर दिया हमने, इनॉग्रेशन कर दिया उसका। अब मेरा बिजनेस स्टार्ट होएगा, सामान खरीदूंगा, बेचने वाला, अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो उसको मैं मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल खरीदूंगा, फिर सामान बनेगा मैं उसको बेचूंगा, बनाने वालों को सैलरी पे करूंगा। तो अब ये मेरे बिजनेस ऑपरेशंस स्टार्ट हो गए। तो बिजनेस ऑपरेशंस जितने भी हैं उन सारे बिजनेस ऑपरेशंस को आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में गिनोगे। सब आपके सेल, परचेज पे एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं आपके, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, वाटर एक्सपेंस, इंश्योरेंस, सब चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड अगर है तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये भी बिजनेस से ही है रिलेटेड। पैसा इन्वेस्ट करो, बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हो, पैसा फाइनेंस कराया वो भी बिजनेस के लिए कराए, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। यहाँ मैंने सिर्फ पैसा अरेंज किया है, बिजनेस करने का ट्रांजैक्शन नहीं किया मैंने, सिर्फ पैसा अरेंज किया तो फाइनेंसिंग है। यहाँ उस पैसे को इन्वेस्ट किया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब एक्चुअल मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, अब मैंने बिज़नेस करना शुरू कर दिया, तो वो मेरे बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, वो सब चीज़ मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आएगी। जो प्रॉफिट या लॉस मुझे होता है बिज़नेस से, जो प्रॉफिट या लॉस मुझे होता है वो बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है। जो बिज़नेस चलाने से प्रॉफिट या लॉस जो हुआ, दैट इज़ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इस कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो कैश सरप्लस होना ही चाहिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भाई सरप्लस और डेफिसिट क्या होता है?
इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर मेरा इनफ्लो मान लीजिए 100 रुपये का है, आउटफ्लो 150 का है, मतलब मैंने खर्चा ज़्यादा किया है, इनकम कम हुई है, विच इज़ नॉट गुड। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो इनफ्लो होना ही चाहिए। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी शुड बी पॉजिटिव। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से कोई लिंक नहीं है इस बात का, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो कैश फ्लो पॉजिटिव होना ही चाहिए। इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो नेगेटिव भी हो सकता है भाई, जब असेट वसेट खरीदेंगे तो आउटफ्लो ही ज़्यादा होगा ना, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव होना कोई ख़राब बात नहीं है, यहाँ नेगेटिव हो सकता है। मैं असेट्स खरीद रहा हूँ ज़्यादा तो ओबियसली ये नेगेटिव में जाएगा। फाइनेंसिंग भी किसी साल में नेगेटिव हो सकता है, मान लीजिए कोई साल में लोन का रीपेमेंट हुआ, 2015 में मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया तो मेरा इनफ्लो हो गया यहाँ पे। अब इसका रीपेमेंट है 2020 में, जब ये मैं चुकाऊंगा यहाँ पे तो डेफिनेटली मेरा यहाँ पे आउटफ्लो आएगा, विच इज़ फाइन। लोन चुका रहा हूँ इसलिए मेरा यहाँ पे कैश नेगेटिव आ रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो इज़ नेगेटिव। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का तो कैश पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आपका नेगेटिव है, मतलब आउटफ्लोज आर मोर देन इनफ्लोज, तो वो एक हेल्दी बिजनेस की निशानी नहीं है। बिजनेस को कैश फ्लो बना के तुरंत इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि मैं ऑपरेटिंग कैश को कैसे पॉजिटिव करूं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो को मैं किस तरह से पॉजिटिव करूं। तो ये आपको सेंस आ गया होगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को देखिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। मेन जो बिजनेस है आपका जिससे कि आपको कमाई होती है, मेन आपका जो बिजनेस है जिससे आपको कमाई होती है, उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा वाले शॉप का है, पिज़्ज़ा बेचने से जो पैसा मिल रहा है दैट इज़ इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पिज़्ज़ा बेचने से उसको जो पैसा मिल रहा है वो उसके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। फिर इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए वो सब्जियां खरीदेगा, पिज़्ज़ा बेस खरीदेगा, ये जो शोरूम है इसकी बिजली का बिल भरेगा, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी देगा, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है। वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश आउटफ्लो है। चलिए इस डोमिनोज पिज़्ज़ा में ही देखते हैं। मान लीजिए मुझे एक डोमिनोज पिज़्ज़ा का नया फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलना है, मुझे एक नया आउटलेट खोलना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मुझे पैसा चाहिए। सबसे पहले मुझे डोमिनोज़ की शॉप खोलने के लिए पैसा चाहिए। या तो मैं बैंक से लूँगा लोन, या किसी और जानकार से लोन लूँगा, शेयर्स इशू करूँगा, डिबेंचर्स इशू करूँगा, कुछ ना कुछ कहीं से पैसा अरेंज कराऊँगा। वो सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब उस पैसे से ये जो पूरा शोरूम आपको दिख रहा है बिल्डिंग, ये शोरूम की बिल्डिंग मैं ख़रीदूँगा, अंदर जो लोग बैठेंगे उनके लिए फ़र्नीचर ख़रीदूँगा मैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। जो डिलीवरी बॉय है उनको जो गाड़ियाँ मोटरसाइकिल हम दिलाते हैं जिस पे बैठ के वो लोग आते हैं, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सारे फिक्स्ड एसेट्स मेरे खरीदे जा रहे हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुआ। अब बिज़नेस स्टार्ट होएगा, पिज़्ज़ा बेस खरीदूँगा मैं, सब्जियाँ खरीदूँगा, या अंदर बिजली चल रही है वो चलाएंगे हम, पीने का पानी हम रखेंगे, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे, डिलीवरी बॉय को सैलरी देंगे, उनकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी तो उसको ठीक कराएंगे। ये सब हमारे रोज़मर्रा के खर्चे, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कैश आउटफ्लोज हैं। और पिज़्ज़ा बेचने से जो पैसा मिल रहा है दैट इज़ माय कैश इनफ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। समझ आया वाणी? Yes. ओके, तो ये हमने पिज़्ज़ा का देखा। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, लिनोवो, एचपी, डेल, आईबीएम, ये सब इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे होएगी? कंप्यूटर बेचने से जो पैसा मिल रहा है वो इनके लिए कैश इनफ्लो है थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। फिर इनके खर्चे आप समझ सकते हो, ये लोग खुद भी कंप्यूटर के पार्ट्स खरीदते हैं, उसको बनाते हैं, वो सब चीज़ें इनके लिए कैश आउटफ्लो हो जाएगा थ्रू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और देखते हैं फाइनेंस कंपनीज पे अभी हम आएंगे बाद में वापस।
ट्रैवल कंपनी, बस में बैठ के जाते हो, बस वाले के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश इनफ्लो कैसे होगा? टिकट बेच के जो पैसा मिल रहा है, जो ट्रैवल कंपनी है टिकट बेचेगी, पैसा मिलेगा उन्हें, दैट इज़ देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ट्रेन में आप बैठते हो, ट्रेन टिकट बेच करके पैसा अर्न करती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। एरोप्लेन में आप जाते हो, वो लोग टिकट सेल करते हैं, दैट इज़ देयर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है, फीस मिलती है उसको, ये इसके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डॉक्टर को फीस मिलती है, वो इसके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि हम बात करें प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी जिससे कमाई होती है उसकी। तो डॉक्टर के लिए पेशेंट से जो फीस मिल रही है, दैट इज़ इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आईपीएल की टीम्स होती है क्रिकेट वाली, अलग अलग टीम है, टिकट बेचने से पैसा मिलता है उनको, स्पॉन्सरशिप से रेवेन्यू मिलता है। सारे आईपीएल के प्लेयर्स के कपड़ों पे आप देखते हो कहीं पेप्सी लिखा है, कहीं कोका कोला लिखा है, कहीं जियो लिखा हुआ है, तो स्पॉन्सरशिप से उनको पैसा मिल रहा है। प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी है उनके लिए स्पॉन्सरशिप, तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टिकट बेचते हैं, स्टेडियम में लोग देखने आते हैं, उन्हें टिकट बेचते हैं, ये भी उनके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वह आईपीएल की टीम इसी से पैसा कमाती है, और तो कोई सोर्स है नहीं उनका, टिकट बेच के पैसा आएगा या स्पॉन्सरशिप से पैसा आएगा। सो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेसिकली हमने मतलब समझा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट कर होता है ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंस कंपनीज से दो तरह की कंपनियाँ होती है, फाइनेंस कंपनीज और दूसरी कंपनी हो गई आपकी नॉन फाइनेंस कंपनी। दो तरह की कंपनियां होती है, जितने भी बिजनेस आपके आसपास में हो रहे हैं उन सबको आप दो टुकड़ों में बांट सकते हो, फाइनेंस कंपनीज और नॉन फाइनेंस कंपनीज। फाइनेंस कंपनीज क्या होती है, कुछ आइडिया आप लोगों को, व्हाट इज फाइनेंस कंपनी? सर जो कंपनीज का मेन काम होता है दूसरे बिजनेस को फंड्स प्रोवाइड करना, उसके बदले में वो इंटरेस्ट लेती हैं। ओके, सो दोज कंपनीज whose business is to provide funds to other business, है ना, and in return they earn interest, और बदले में उनको इंटरेस्ट की कमाई होती है। तो आप बेसिकली क्या हो रहा है, फंड्स दे रहे हो, मतलब लोन दे रहे हो, आप किसी को लोन दे रहे हो। फाइनेंस कंपनी जो है वो किसी को लोन दे रही है। लोन देने को तो हमने बोला था कि एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। अगर हम लोन देते हैं किसी को तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है हमारी, सॉरी इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग नहीं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। कहाँ लिखा है हमने लोन गिवन, ये रहा लोन गिवन। लोन गिवन इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि मैं अपना पैसा दे रहा हूँ किसी को। अब यहाँ पे जब फाइनेंस कंपनी है, जो फाइनेंस कंपनी है अगर ये किसी को लोन दे रही है, भाई जो इतनी बड़ी हमने डेफिनेशन लिखी, बेसिकली इसका शॉर्ट में क्या है, लोन गिवन और फिर उस पर इंटरेस्ट अर्न। लोन दिया, तो लोन देना वैसे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लोन देना वैसे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन फाइनेंस कंपनी के लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी है। फाइनेंस कंपनी के लिए ये एक प्रिंसिपल रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटी है, इसलिए फाइनेंस कंपनी के लिए लोन देना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इसके लिए एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बाकी कोई कंपनी लोन दे रही है, वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन फाइनेंसिंग कंपनी के लिए लोन देना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फाइनेंस कंपनी का कुछ भी एग्जाम्पल बनाइए जो आपने अपने आसपास में देखा हो। सर मेरे पापा की है। आपके पापा की है मतलब कैसे, क्या काम सर होता है मतलब उसका? हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो फाइनेंस कंपनी का है। वो फाइनेंस कंपनी का, ओके ठीक है, फेयर। और ज़्यादा कॉमन एग्जांपल फाइनेंस कंपनी का? सर श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस, बिल्कुल ठीक है, फाइनेंस कंपनी है। और और उससे सर बजाज। श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियाँ इस तरह से हो सकती, चोलामंडलम है,
महिंद्रा फाइनेंस है, बहुत सारी हो सकती है, लेकिन बहुत कॉमन एग्जांपल जो आपको गली गली में दिखता है, इनका नाम सबको नहीं पता होगा, बट ऐसी फाइनेंस कंपनी है जो हर किसी को पता होगी। सर बैंक। बैंक, बिल्कुल, बैंक की तो फाइनेंस कंपनी है ना एक तरह से। बैंक का ही तो काम है कि बैंक लोन दो, इंटरेस्ट कमाओ, लोन दो, इंटरेस्ट कमाओ। तो बैंक इज़ अ फाइनेंस कंपनी। सबसे अच्छा एग्जांपल फाइनेंस कंपनी का क्या हो गया? बैंक हो गया। ये जो बाकी कंपनियां हैं, ये भी बैंक वाला ही काम कर रही है, ये भी बैंक वाला काम कर रही है, बट इनको बैंकिंग लाइसेंस मिला हुआ नहीं होता, तो इनको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं। काम वही है इनका, लेकिन इनको हम NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां बोलते हैं। तो बैंक भी फाइनेंस कंपनी में आएगा, या कोई और कंपनी बैंक जैसा काम करती है वो भी फाइनेंस कंपनी में आएगी। तो ये पैसे लेने देने का जो काम है, इसको छोड़ के मनी लैंडर। मनी लेंडर भी फाइनेंस कंपनी है ना। तो जिसका काम पैसे लेना और पैसे देना, पैसे लेना हाँ नहीं है जी, ना, हाँ, कंपनी हो, मतलब कोई इंडिविजुअल भी तो। कोई भी हो सकता है। देखो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंपनी के लिए बन रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अपना खुद का भी बना सकते हो, पर्सनल भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अपना पर्सनल भी बना सकते हो। तो ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है एनालिसिस के लिए। यहाँ कोई बैलेंस शीट P&L हम नहीं बना रहे। ये किसी का भी हो सकता है, इंडिविजुअल का, कंपनी का, पार्टनरशिप का, किसी का भी हो सकता है। तो इन फाइनेंस का, तो ऐसा बिजनेस, कंपनी वर्ड हटा के हम बिजनेस लिख देते हैं, बिजनेस बोल देते हैं हम इसे, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फाइनेंस बिजनेस जो है, इसके अलावा जितने भी दुनिया में बिजनेस हैं, वो सारी नॉन फाइनेंस में गिने जाएंगे। वो सारे नॉन फाइनेंस में पिज़्ज़ा बेचने वाला, गाड़ी चलाने वाला, ट्रैवल कंपनी, एजुकेशन कंपनीज, क्लॉथ, कपड़े बेचने वाले, शूज़ बेचने वाले, मोबाइल कंपनीज, जितनी भी कंपनी है सब नॉन फाइनेंस है। ठीक है ना, जितनी भी है सब नॉन फाइनेंस है। जो हम बुक में क्वेश्चंस करेंगे, 99.9% क्वेश्चंस आपसे हम नॉन फाइनेंस कंपनी की ही बात कर रहे हैं। 99.9% क्वेश्चंस हम नॉन फाइनेंस कंपनी की ही बात कर रहे हैं, है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ लिखा नहीं है, मतलब नॉन फाइनेंस की बात हो रही है, फाइनेंस कंपनी की बात नहीं हो रही है। तो फाइनेंस कंपनी का मोर फ्रॉम अ थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब कोई क्वेश्चन आ जाए भाई ऑपरेटिंग है या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तब फिर वो पूछते हैं आपसे फाइनेंस के लिए क्या होगा, नॉन फाइनेंस के लिए क्या होगा। अदरवाइज फाइनेंस कंपनीज के बेस्ड क्वेश्चन यूजुअली आता ही नहीं है एग्ज़ाम में, सिर्फ थ्योरी के एंगल से है। ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग में डिफरेंस के लिए आना चाहिए। कभी किसी टीचर का मूड ख़राब है, उसने पेपर सेट कर दिया, फाइनेंस कंपनी का क्वेश्चन बना दिया, तो बहुत अलग बात है। कभी 10-15 साल में कभी एक बार ऐसा कभी होएगा, बट अदरवाइज जितने कैश फ्लो के आपके क्वेश्चन आएंगे सब हमको नॉन फाइनेंस के हिसाब से करना है। तो जो हमने इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, जो हमने नॉर्मल मीनिंग सीखा है, इसी मीनिंग पे हमें स्टिक रहना है। फाइनेंस कंपनी के लिए थ्योरी के एंगल से हमें पता होना चाहिए कि भाई लोन दे रहे हैं, डिपॉजिट्स ले रहे हैं, ये लोग डिपॉजिट्स ले रहे हैं, ये सब इनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यही इनका मेन ऑपरेशन का काम है। तो इन ट्रांजेक्शन्स को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अच्छा, टाइम हो गया हमारा वैसे। ठीक, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कुछ एग्जांपल्स हम कल डिस्कस करेंगे, नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी, और नॉन फाइनेंशियल के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और फाइनेंशियल एक्टिविटी के कंपनी के लिए भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हम एग्जांपल करेंगे। देखिए, कई सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अभी पूरा समझ में आया नहीं है हमें, अभी इसको और थोड़ा हमें डिस्कस करना है। तो आज हम क्लास अभी क्लोज करते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कल हम और डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे।